0.259 लीड अनुराधा। ठीक है, और लोग भी आए। .974, खतरनाक। संतोष का भी 0.974। अब हमको खुद पे डाउट होने लगा। निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो सकता है। डटे रहो एकदम, जो बनाए हो उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एकदम फैकल्टी को बोलो सर आपका ही गलती होगा, मेरा नहीं हो सकता। इस कॉन्फिडेंस से रहो। हाँ, जब रॉन्ग प्रूफ हो जाए फिर अपना एटीट्यूड कम करना। ठीक है, ट्राइंग सर, बट आ नहीं रहा है। ठीक है, नो इशू। मैं पावर ऑफ विथ हार्मोनिक्स में इसी में कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको थोड़ा बहुत, है ना, तो आपको समझ में आ जाए। कुछ नोट वगैरह लिखा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वह नोट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कोई नहीं, ट्राई कीजिए। 2 मिनट और दिया टाइम, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो आसान तो दिया हूँ, लेकिन सब लोग निकाल रहे हैं ऐसा जो मेरे से मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है मेरा ही गलती हो सकता है, मे बी। आसानी है लेकिन नहीं मिल रहा है। अनुराधा 300 के जगह 100 ले लिया, अगेन ट्राइंग। इतना क्यों मिस्टेक अनुराधा? ठीक है, ऐसे नहीं करो, गलत बात। क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है। 0.545 संयम, 538। करते जाओ करते जाओ। मेरा ही गलत है क्या? तुम लोग बहुत अजीब अजीब हम ही को डाउट कर देते हो। चलो भैया देख ले एक बार। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है, .5 आसानी तो नहीं बनता बिल्कुल। 0.538, 0.79 इनपुट पावर फैक्टर। 0.79 क्या है? राजकुमार अधिकारी। चलो इस बार तुम वोटिंग से जीत गए लग रहा है, आपको बहुमत मिला है बिहार इलेक्शन में। ठीक है, 0.792 वाले जितने हैं सबको बहुमत से ये लोग सरकार बनाएंगे। 0.792। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है सर संयम महेश्वरी, कोई बात नहीं, ट्राई करो ट्राई करो। नीले 0.792 लीड आ रहा है। अच्छा, जरा बताओगे लीड लैग कैसे बता रहे हो? बताओगे लीड लैग कैसे बता रहे हो? लीड और लैग कैसे बता रहे हो, जरा मुझे बताओगे? फंडामेंटल को देखकर। सर मेरा तो करंट एंगल लीडिंग आ रहा है। ओके, राजकुमार अधिकारी अगेन तुम वोट से जीत रहे हो। इस बार लग रहा है तुम पूरा एकदम पी क्यू कैलकुलेट किए। ठीक है, डिफरेंट हार्मोनिक्स का फेज़र नहीं बना सकते। फेज़र किसने बोला बनाने को? डिफरेंट हार्मोनिक्स का पावर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट हार्मोनिक्स का फेज़र नहीं बना सकते, एग्रीड। डिफरेंट हार्मोनिक्स का पावर तो कैलकुलेट कर सकते, इंडिविजुअल पावर तो कैलकुलेट कर सकते। सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते?
बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इनफ टाइम दे दिया हूं। इसमें इसमें जो ज्यादातर मिस्टेक जो 0.538 और ये सब जो ला रहे थे ना, उनका मिस्टेक कहाँ आया होगा? कन्वर्शन में। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो vt इज इक्वल टू 300 साइन 1000 पाई टी है प्लस 100 कॉस 300 पाई टी है। it इज इक्वल टू 10 कॉस में है, 5 साइन में है, उसके बाद एक और दे दिया ऐसा। हालांकि क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्या ऐसा सिस्टम जिसमें वोल्टेज का हार्मोनिक्स तो नहीं है, वोल्टेज का फिफ्थ हार्मोनिक्स नहीं है, लेकिन करंट में फिफ्थ हार्मोनिक्स मिल रहा है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ या ना? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वोल्टेज में हार्मोनिक्स नहीं है लेकिन करंट में हार्मोनिक्स मिल रहा है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ या ना बताओ ना। वोल्टेज में फिफ्थ हार्मोनिक्स नहीं है लेकिन करंट आपको जो कन्वर्टर में मिल रहा है उसमें फिफ्थ हार्मोनिक्स मिल रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मुस्कान नहीं सर, सर हार्मोनिक्स दोनों में होना चाहिए। आदित्य नहीं सर, नो सर। सुप्रिया नहीं नहीं। अरे बेवकूफ, क्या बताऊं तुम्हें, डबल ई से हो और इतना बड़ा बेवकूफी करते हो। Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। पास करते हैं हम लोग किसी भी रेक्टिफायर से, ठीक है, तो आपको IT जो मिलता है कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा सोर्स करंट मिलता है। इसमें इसमें हार्मोनिक्स तो नहीं है लेकिन करंट में आपका हार्मोनिक्स आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसमें हार्मोनिक्स नहीं है, वोल्टेज में हार्मोनिक्स तो सिर्फ फंडामेंटल है साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट देखो तो स्क्वायर मिलता है, जिसकी वजह से आपका सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट, सोर्स वोल्टेज साइनोसाइडल, सोर्स करंट में हार्मोनिक्स आ गया। यहाँ पे आपको नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट भी आ जाता है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ ऑड हार्मोनिक्स आ जाता है। तो कैसे बोल दिए कि नहीं पॉसिबल है? कुछ भी मतलब है, कुछ भी कुछ भी। अब हंसी आ रहा होगा खुद पे कि ये सब तो पढ़े हुए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रेक्टिफायर में भी पढ़े हुए थे। हैं? चलो जो ईसी वाले हैं उनको भी मैं समझा देता हूं ना। साइन ऐसा जाता है रेक्टिफायर से, सिंगल फेज लो या थ्री फेज बोलो, सिंगल फेज में ऐसा मिलता है। यहाँ पे तो आपको कोई हार्मोनिक्स नहीं मिल रहा है, इसका लिखोगे तो हार्मोनिक्स आएगा कि नहीं आएगा? फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इसी वाले डरो मत, ठीक है। आप लोग को भी समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। सिग्नल सिस्टम तो पढ़ते हो ना। सिग्नल सिस्टम में जब भी आपका कोई भी रिपीटिंग वेवफॉर्म आ रहा है और वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसका जब आप निकालते हो फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन, तो उसमें साइन और कोसाइन दोनों फॉर्म आता है ना। फंडामेंटल भी आएगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा। वो हार्मोनिक्स नंबर डिपेंड करता है कैसा वेवफॉर्म है। तो वोल्टेज तो वहां पे आपको Vm साइन ओमेगा टी मिला, लेकिन करंट देखो तो हार्मोनिक्स रहता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वोल्टेज में अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स नहीं है तो करंट में नहीं होगा, करंट में आ सकता है ना। ठीक है, चलिए, तो हार्मोनिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ोगे अच्छे से, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बता दूंगा हार्मोनिक्स के साथ आप खेलोगे, पढ़ोगे नहीं, खेलोगे। जैसे खिला रहा हूं ना नेटवर्क ऐसी सर्किट में, वहां भी खिलाना सीख दूंगा, लेकिन अभी हार्मोनिक्स पे डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते। तो पॉइंट मेरा ये है, देखो दो चीज आपको लिखना है, दो चीज लिखना है। पहला नोट लिखिए, नोट लिखिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला नोट लिखिए, हाँ, पहला नोट लिखिए, एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाय multiplying the RMS value of voltage and current, multiplying the RMS value of voltage and current, RMS हटा दो, जरूरी नहीं है, multiplying the voltage and current having same frequency. Average power is calculated by multiplying the value of voltage and current having same frequency. ठीक है, average power is calculated by multiplying the RMS value of voltage and current having same frequency. फुल स्टॉप दीजिए। Voltage and current having different frequency will give, voltage and current having different frequency will give zero average power.
voltage and current having different frequency will give zero average power, will give zero average power. उसके नीचे लिखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिखिए, लेट Vt इज इक्वल टू Vm sin omega t and It is equal to Im sin omega t plus phi 2 ओमेगा टी। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, हम डिफरेंट कर दिए, Vt इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी एंड It इज इक्वल टू Im sin 2 ओमेगा टी प्लस 5, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दिए। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Pt? Pt विल बी इक्वल टू Vt मल्टीप्लाइड बाई It, करिए, दिस इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, यही होगा। Vm Im बाई 2 को हम लोग Vi लिख सकते हैं, वेयर Vi इज द RMS वैल्यू। 2 साइन ए साइन बी को cos A माइनस बी ओमेगा टी माइनस बी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 माइनस cos A प्लस बी 3 ओमेगा टी प्लस 5। अब cos ये जो है माइनस ओमेगा टी माइनस 5, cos माइनस 5 जो होता है cos माइनस थीटा, cos थीटा ही हो जाता है, तो इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी आपका, इसमें भी टाइम है, टाइम डिपेंडेंट, और ये भी आपका टाइम डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि अगर हम पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट करें, एवरेज पावर क्या होता है 1/t, जहां से भी आपको वेवफॉर्म मिल रहा है Pt इंटू dt कर दो या d ओमेगा t कर दो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए ऐसा। अब देखो यहाँ पे एवरेज पावर आपका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जो इसका है, तो इसका देखो cos ओमेगा t का एवरेज क्या आएगा 0, cos 3 ओमेगा t का एवरेज क्या आएगा 0, जितना साइकिल है फुल साइकिल में। तो यहां पे पहले क्या होता था, ये नहीं आता था। जब आप सेम फ्रीक्वेंसी लोगे ना तो यहां पे ओमेगा टी नहीं आएगा, cos फाई सीधे आ जाएगा, तो Vi cos फाई इज डीसी वैल्यू, तो एवरेज पावर आपको मिलता था। लेकिन अब आपको ओमेगा टी भी मिल रहा है, मतलब इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, तो एवरेज पावर इसका क्या हो जाएगा 0। तो वही मैं लिखाया कि आपका वोल्टेज एंड करंट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विल गिव 0 एवरेज पावर। एवरेज पावर उससे मिलेगा नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसा दे दिया, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इजीली एवरेज पावर निकाल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे, वोल्टेज हमारा कितना है 100 पाई टी है, करंट हमारा 100 पाई टी, मतलब ये और ये इसका मल्टीप्लीकेशन एवरेज पावर मिलेगा। इसका और इसका मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका और एक और लिखा हुआ था उसका भी नहीं मिलेगा। इसका इसका मिलेगा, नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, नहीं मिलेगा। इसका इसका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और इसका इसका नहीं मिलेगा। मतलब 2 एवरेज पावर हमको यहां से मिल सकता है। और दूसरी चीज, आप यहां पे जब एवरेज पावर निकालोगे तो पी एवरेज क्या होगा, Vm Im बाई 2, Q2 लिखा, मैक्सिमम वैल्यू अभी डिस्कस किया, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I। कॉस फाई होता है ना, और फाई जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन V एंड I है। अब यहां देखो, अभी जब आप ध्यान अगर नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि साइन 100 पाई टी ये cos 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3, यही फाई तो होता है। अभी तक तो मैं ऐसे ही देखे हैं, और सीधे आप पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री यहां पे ले लोगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप फेज डिफरेंस निकालते हो तो रेफरेंस सेम होना चाहिए। इधर इसको साइन में रखो, ये साइन में है तो इसको साइन में कर लो, ये कॉस में अगर रखना है तो इसको कॉस में कर लो। मतलब ओवरऑल दोनों को साइन या कॉस में आपको करना होगा, तभी जाके आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो ना। फेज डिफरेंस निकालने के लिए सेम रेफरेंस होना चाहिए, इधर साइन में दोनों को कर लो या कॉस में दोनों को कर लो, तभी आपको फेज डिफरेंस सही मिलेगा। एक साइन में रहेगा दूसरा कॉस में रहेगा तो नहीं मिलेगा ना, तो वो पॉइंट है। या फिर इसका क्या करो, इसका वो लैग लीड वाला मैं बताया था, याद होगा, जो ये वाला बताया था ग्राफिकल अप्रोच। यहां पे प्लस साइन होता है, यहां पे प्लस कॉस होता है, यहां माइनस साइन, यहां माइनस कॉस। उससे आप वोल्टेज और करंट दोनों का फेजर इस दोनों का बना लो और चेक करो कितना एंगल है।
दोनों तरीका है आपके पास। तो यहां देखो साइन हमको पता है 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू इतना है तो इसको हम साइन में कैसे लिख सकते हैं? अगर थीटा इज इक्वल टू इतना है तो साइन में हम कैसे लिख सकते हैं? इसी में हम अगर 90 ऐड कर दे, ये साइन हो गया, और इसी में अगर हम 90 ऐड कर दे t प्लस 100 पाई टी माइनस 60, पाई बाई 3 था ना तो माइनस 60, तो ये बराबर हो गया ना पहले वाले के। तो साइन में हम इसको कन्वर्ट कर दिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 100 पाई टी 90 माइनस 60 पाई बाई 6, 30 है ना, पाई बाई 6। उसी तरह से देखो ये साइन है, ये कॉस है, इसको भी साइन में ले लो, इसको साइन में ले लो, तो साइन 300 पाई टी प्लस पाई बाई 2। अब ये इक्वेशन आपका बन गया इजी, और उस हिसाब से आप इजीली निकाल सकते हो। तो पी एवरेज इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का देखें तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 3000 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ ये 100 पाई टी, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया 30 डिग्री, प्लस इसका कितना है 500 डिवाइडेड बाई 2, 500 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ कितना एंगल हो गया, पाई बाई 2 पे एक है, एक पाई बाई 6 पे है, तो पाई बाई 6 आपका 30 होता है, पाई बाई 2 90 होता है, ये 60 हो गया। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 करके हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो एवरेज पावर आपको जो मिलेगा वो 1424 वाट मिलेगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1424 वाट, 1424 वाट। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब देखो जो हम कन्वर्टर एक बनाए हैं, हम कन्वर्टर बनाए हैं जिसमें एक VT है और एक IT है। हम एक कन्वर्टर बनाए हैं, कैसा, एक हमारे पास कोई भी आपका ये नॉन लीनियर हो गया। जब भी हार्मोनिक्स होगा तो वो सर्किट लीनियर नहीं हो सकता। वोल्टेज देखो Vm sin ओमेगा t है, करंट आपका हार्मोनिक्स है, दैट मींस वो सर्किट नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है, जिसमें आपका डायोड लग गया, थायरिस्टर लग गया, कुछ भी ऐसा नॉन लीनियर एलिमेंट लगा दो तो वो नॉन लीनियर सर्किट हो गया। तो अगर आप यहां पे कोई भी सर्किट ले लो, नॉन लीनियर सर्किट ले लो, और इसमें आपका यहां पे मान लो VT है और ये IT है, और यहां से कितना पावर जा रहा है वो निकालना है, दैट इज ओनली द एवरेज पावर। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं टोटल पावर, यहां का एवरेज पावर क्या होगा, ये वेयर V इज द टोटल RMS वोल्टेज, I इज द टोटल RMS करंट। मतलब कि टोटल एवरेज पावर अगर यहां से निकालना है तो टोटल RMS वोल्टेज, टोटल RMS करंट मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, दिस इज ओनली द इनपुट पावर फैक्टर, IPF, इनपुट पावर फैक्टर जो आपको निकालना था, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे देखो वोल्टेज में भी हार्मोनिक्स है, करंट में भी हार्मोनिक्स है। तो हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल RMS वोल्टेज, टोटल RMS करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर फैक्टर। इसका इनपुट पावर फैक्टर कितना है, जो कि हम लोग PE डिवाइस में अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बराबर होता है। और दूसरा हम हार्मोनिक्स के हिसाब से एवरेज पावर निकाल लिए इतना। दूसरा हम हार्मोनिक्स के हिसाब से, जो हार्मोनिक्स हमको मिल रहा है उसमें कैसे एवरेज पावर निकलेगा, तो इसका अलग एवरेज पावर, इसका अलग एवरेज पावर, दोनों को सम किए इतना आ गया। दैट मीन्स कि यहां से जो टोटल एवरेज पावर है वही तो आपका हार्मोनिक्स की वजह से जितना पावर आया है एवरेज पावर वाट में, उसके बराबर होगा। बिल्कुल सर होगा। तो हम कह सकते हैं VI cos फाई इज नथिंग बट 1424 वाट। डिटेल में आप पढ़ोगे अच्छे से, इसको हम लोग फंडामेंटल कंपोनेंट से भी देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल पावर मिल रहा है तो फंडामेंटल पावर विल बी इक्वल टू द टोटल एवरेज पावर, क्योंकि बाकी से आपको पावर मिलेगा ही नहीं। वहां ऐसा क्यों होता था, क्योंकि VT में आपका Vm sin ओमेगा t था पावर इलेक्ट्रॉनिक में, और IT हार्मोनिक्स था, तो सिर्फ फंडामेंटल पावर मिला, क्योंकि ओमेगा VT और IT में सिर्फ फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल पावर यहां के बराबर हो जाता था टोटल के, है ना। अब ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट है कि टोटल RMS वोल्टेज और टोटल RMS करंट निकालना। तो टोटल RMS वोल्टेज और टोटल RMS करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और यहां करंट का इक्वेशन था, एक और यहां करंट का इक्वेशन था। तो टोटल RMS वैल्यू ऑफ दिस और दिस, ये मैं फिर से बताऊं निकालना, यही तो रूट में आपको सिखाया था।
तो वी आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर आर एम एस वैल्यू का, तो 300 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कंफ्यूज मत होना कैसे किए, इंडिविजुअल आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर होता है, तो 300 बाई रूट 2 का स्क्वायर कर दो, 100 बाई रूट 2 का स्क्वायर कर दो, नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 दे देगा, ऐसा कुछ आएगा। उसी तरह से आई आरएमएस जब निकालोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जब तीनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दैट मीन्स ये भी आपका अंडर रूट ऑफ I1 आरएमएस का स्क्वायर प्लस I2 आरएमएस का स्क्वायर, ये कराए हैं इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूं, फिर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये दोनों जैसे ही आपको मिल गया यहां पुट कीजिएगा, आपको यही cos फाई निकालना था, तो 1424 डिवाइडेड बाय VI, आंसर कितना आएगा 0.792। अब सवाल था कि सर लीड होगा कि लैग होगा। हाँ जो भी है देख लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस से जेड इक्विवेलेंट निकाल के वहां से इंपीडेंस ट्रायंगल से भी सेम आएगा। संदीप ध्यान रखो, इंपीडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी आपका एक है ओमेगा उस टाइम में इंपीडेंस अलग है। फ्रीक्वेंसी जब उसी सर्किट में आपका फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा हो गया तो वही सर्किट का इंपीडेंस चेंज हो रहा है, तो दोनों इंपीडेंस को कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, सुपरपोजिशन कैसे लगाओगे नॉन लीनियर सर्किट में, एक काइंड ऑफ नॉन लीनियर सर्किट है ये, कैसे लगाओगे सुपरपोजिशन। अब सवाल ये है, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहां पे देखो, यहां पे तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो फंडामेंटल अगर हम देखें 100 पाई या 100 पाई, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो करंट लीड कर रहा है 30 डिग्री से, तो पहले वाला फंडामेंटल से तुमको लीड आ गया। ठीक है, जब हम थर्ड वाला मिलाते हैं तो पाई बाई 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 और पाई बाई 6 में अगेन करंट आपका यहां देखो लैग कर गया, करंट लैग किया, बाकी से तो पावर मिल ही नहीं रहा, बाकी से तो पावर मिल ही नहीं रहा, तो एक आपका लीड कर गया, एक आपका लैग कर गया। फिर आप लीड कैसे बोल रहे हो, समझ में आया। तो जनरली देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। जनरली जो किसी भी सिस्टम में अगर हार्मोनिक्स है, मतलब कि नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट है, तो वहां पे जनरली मतलब 99.9% जनरली फंडामेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जनरली बोला हूं, मैंडेटरी नहीं है, 99.9% में फंडामेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब देखो, अगर फंडामेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, दैट मींस कि पावर जो आपको मिल रहा है फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से ज्यादा, चाहे वो एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर हो। बिल्कुल सही सर। थर्ड में देखो, ये 300 है, ये 10 है, तो ये 100 और 5 सीधे कितना हो गया, वोल्टेज रिड्यूस बाई 3 टाइम्स, करंट रिड्यूस बाई 2 टाइम्स। तो इसके वजह से जो पावर का कंट्रीब्यूशन है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर वो कम है। इतना समझ में आ गया। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो पॉइंट मेरा ये है कि इसके वजह से आपको ज्यादा पावर मिल रहा है, मतलब ज्यादा एक्टिव पावर ज्यादा रिएक्टिव पावर इसके वजह से मिलेगा, और इसके वजह से आपको कम मिल रहा है। तो यूजुअली हम ये कहते हैं, जैसे एक लड़का भी बोला कि यूजुअली क्या होता है कि आप जो लीड और लैग देखते हो वो फंडामेंटल कंपोनेंट के हिसाब से देखते हो। फंडामेंटल कंपोनेंट के हिसाब से यहां पे देखो करंट लीड किया, दैट मींस हम बोल देंगे कि जो इनपुट पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग आएगा। लेकिन अगर यहां पे ये 1000 होता, ये 500 होता, सपोज ऐसा क्वेश्चन बन जाता, फिर कैसे कहते, फिर लीडिंग कह देते, और मान लो ये लैग है तो नहीं कह सकते। तो इसका बेस्ट एक तरीका जो बताया, आई थिंक ये बुक में नहीं है, कहीं भी बुक में नहीं है ये चीज, मैं बहुत जगह रिसर्च भी किया, गूगल भी किया हूं, कहीं भी ये चीज लिखा नहीं हुआ है कि इसका एग्जैक्ट आंसर लीड लैग का कैसे होगा। सब जगह ऐसा ही लिखा हुआ है, यूजुअली हम लोग फंडामेंटल को देख के लीड लैग बोल देते, तो यहां पे फंडामेंटल लीड है तो लीड बोल दिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें आपका थर्ड हार्मोनिक की वजह से पावर, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर बढ़ गया, तो उस केस में आप पावर ट्रायंगल बनाओ इंडिविजुअल का। कहीं दिया नहीं हुआ है बुक में, कहीं भी नहीं, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं, लेकिन जो हम बेसिक जानते हैं उस बेसिक को यूज करके ये चीज तो समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल का पावर ट्रायंगल बना लो। उसके बाद इन दोनों का पावर हमको मालूम है ऐड कैसे होगा, उसमें कोई फेजर का नौटंकी है ही नहीं। एक्टिव पावर एक्स में दोनों ऐड कर दिए, रिएक्टिव पावर QL ऊपर जाएगा, QC नीचे जाएगा। अगर ये लैग है, मान लो ये लीड है, और लीड में हमारा QC की वैल्यू आया वो मान लो 5 यूनिट आया, और ये लैग है, इसमें हमको QL का वैल्यू जो आया वो मान लो 15 यूनिट आ गया, तो 15 और 5 टोटल पावर में आपका 10 यूनिट QL ऊपर बढ़ जाएगा, QL माइनस QC से
मतलब कि आपका ओवरऑल लैगिंग बिहेवियर आ गया। तो जो पावर फैक्टर मिला वो लैगिंग मिला। तो इवन थर्ड हार्मोनिक्स जब आपका डोमिनेट किया, जब थर्ड हार्मोनिक्स डोमिनेट किया, डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि थर्ड हार्मोनिक्स का कंट्रीब्यूशन सर्किट में ज्यादा है, और थर्ड हार्मोनिक्स का जब कंट्रीब्यूशन सर्किट में ज्यादा है दैट मींस थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर आपको ज्यादा मिल रहा है, तो हम उस जगह पे लैग लिखेंगे क्योंकि हमको मालूम है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो बेस्ट तरीका यही है कि पावर ट्रायंगल आप ड्रॉ करो इंडिविजुअल का और देखो कौन बढ़ रहा है। ये अगर लीड है तो क्यूसी निकाल लिए, क्यूसी देखे हमारा 5 यूनिट है। ये लैग है, इसका क्यूएल निकाल लिए, क्यूएल मिल गया हमको 10 यूनिट। तो हमको समझ में आ गया कि इसका क्यूएल ज्यादा, इसका ज्यादा मतलब कि लैगिंग बिहेवियर, इसका ओवरऑल नेट बिहेवियर जो होगा वो लैगिंग इन नेचर होगा। तो पावर फैक्टर भी उसी तरह से हम बोल सकते हैं लैग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ये बस हम जो बेसिक पढ़े हैं ना उस बेसिक को यूज करके इस तरह से हम बनाए कि हाँ आप ऐसे जा सकते हो। क्या ये 100% सही होगा, क्या ये 100% रॉन्ग होगा? तो रॉन्ग तो नहीं हो सकता बॉस। जो रूट है, रूट को यूज करके अगर आप कुछ डिराइव करते हो तो रॉन्ग तो नहीं हो सकता। हाँ, कहीं आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस पे 100% बिलीव नहीं कर सकते हो। तो उस जगह पे हमेशा जनरली वाला जो बुक में दिया रहता है कि फंडामेंटल में आप देख लो लैग लीड कौन सा है और उससे एक्सेप्ट कर लो, तो वही कर लो, वही कर लो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने भी कन्वर्टर है उसमें आपका फंडामेंटल कंपोनेंट बहुत डोमिनेट करता है। कहीं भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो फंडामेंटल कंपोनेंट बहुत ज्यादा, उसका थर्ड कम, उसका फिफ्थ और कम, धीरे धीरे हार्मोनिक्स का कंपोनेंट कम होने लगता है। जो हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं, याद होगा, फंडामेंटल इतना, थर्ड इतना, फिफ्थ इतना, सेवेंथ इतना, ये मैग्नीट्यूड है, धीरे धीरे ये जीरो हो जाता है। तो फंडामेंटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो फंडामेंटल का जो भी आपका लीड लेग आ रहा है वही आंसर हो जाता है। तो उसको उस हिसाब से चल जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि 300 ये है, ये 10 है, और ये 500 और इसको 20 कर दिया, अब देखो इसका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। डिपेंड करता है इसके बीच का एंगल भी, ऑब्वियसली इसके बीच का एंगल अगर ज्यादा है तो कॉस साइन का एंगल ज्यादा हो गया तो ओवरऑल क्यूएल कम हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसके एंगल के बीच का भी वेरिएशन देखना होगा। क्लियर एवरीवन? यस, ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो फंडामेंटल से हम बोल देते हैं कि फंडामेंटल देख के बोल दो क्या है लैग लीड। लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नहीं बनाए, ऐसे ही हम चेक करने के लिए बना रहे हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअल पावर ट्रायंगल बनाओ और फिर टोटल पावर ट्रायंगल देख लो, लैग लीड कर रहे हैं वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ही मैं दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आपने एक बार में आंसर निकाला। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक ही था लेकिन आपने आंसर नहीं निकाला, मतलब आप वहीं हो जहां पे पहले थे। डिफरेंस क्रिएट करो, ठीक है। सिर्फ मैं सॉल्यूशन दे दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक एक घंटा पढ़ा दूं, लेकिन उसके बाद भी आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर टेस्ट में कैसे इंप्रूव करोगे? इसीलिए बोलते ना, देखो सिग्नल खत्म हुआ था तो सब लिखे थे सर मेरा सिग्नल खत्म होने के बाद हमने पढ़ा भी, लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है। मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो चीज आप देखो, कहीं भी कोर्स ले लो, कितना भी पैसा खर्चा कर दो, पहले आपका जो स्टेज है, जिस स्टेज पे आप हो, उस स्टेज से अगर आप बढ़ते नहीं हो, ऊपर नहीं जाते हो, आप कितना ही पढ़ के नोट्स बना लो तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो इतना प्रैक्टिस आप लोग एसी सर्किट में किए होगे, स्टिल 4 cos 2t में लिख दिया था तो आंसर आप लोग 2 वाट लिया। तो ये चीज कैसे सही होगा? ये भी प्रैक्टिस से ही सही होगा। बार बार मिस्टेक करोगे, जितना मिस्टेक करोगे उतना याद रहेगा। लास्ट 3 to 4 मंथ में जो मिस्टेक आप करोगे वो आपको याद रहेगा। अब मैं लिख के देता हूं, जो लोग गलती किए थे 2 वाट लाए थे, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, वो देखना पक्का सोचेंगे कि ये मैक्सिमम था, एक बार गलती किए थे, और उस हिसाब से फिर वो आरएमएस लेंगे, क्योंकि दिमाग में क्लिक कर जाता है, जो चीज सामने होता है वो क्लिक कर जाता है। तो ये चीज, छोटी छोटी चीज को ध्यान रखो, ठीक है। इसका आंसर कुछ लोग निकाले थे, कुछ लोग नहीं निकाले, तो मेरे हिसाब से जीओसी का पार्ट होना चाहिए। अगर आप आंसर निकाल लेते तो मैं समझता कि नहीं ठीक है, ये तो बेसिक सवाल था। तो बेसिक सवाल में इतना क्यों टाइम दे रहे हैं? इसलिए टाइम दे रहे हैं क्योंकि एक हमको लैग लीड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि कैसे आप पावर ट्रायंगल से इंडिविजुअल का निकाल सकते हो। सर सच में एसी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन आप हमारा शकल देख लोगे तो आप एसी में एकदम फोर फार दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपकी ये नैया जो है ना, आप ही पार लगाओगे, हम नहीं लगा सकते, आपको ही लगाना होगा, ठीक है।
चलिए 18th क्वेश्चन में आइए। क्या है भैया 18 क्वेश्चन, देखिए जरा। यस, ये क्वेश्चन को बना लोगे तो चलो मैं जो बोला हूं वो सही हो जाएगा कि आप लोग कुछ सीखे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट गिवन बिलो, ये 21 होगा ना जीओसी, देख के यस बोल देना एक बार, 21 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इन द सर्किट गिवन बिलो VIT है 1 हेनरी है, बेसिक ही दिया हूं, छोटा ही मैं सर्किट इसलिए दे रहा हूं ना क्योंकि अभी आपका कमांड नहीं हुआ है, नहीं तो मैं सर्किट को बड़ा कर सकता हूं। अभी मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सर्किट बढ़ा सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन मैं बस आपका बेसिक चेक कर रहा हूं कि आप बेसिक एटलीस्ट क्लियर है कि नहीं। बेसिक क्लियर रहेगा, उसके बाद एडवांस हम कर लेंगे यार, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, और गेट एग्जाम में हमेशा आपका बेसिक से ही पूछेगा। इफ VIT इज इक्वल टू 5 प्लस cos 40, then average power absorbed by 3 ohm resistor in watt is, निकालिए। अगेन बेसिक एक सवाल, क्या है संयम का डाउट? संयम एक बार और लिखो, क्या लिखे हो संयम, फिर से लिख दो एक बार। ठीक है, मैं देख लेता हूं। एक बार फिर से लिख दो, कोई इशू नहीं है। सर कांट वी डू इट विद द हेल्प ऑफ टोटल P1Q से? नहीं कर सकते। टोटल P&Q कैसे निकालोगे? टोटल Q कैसे निकालोगे संयम, बताओ टोटल Q कैसे निकालोगे? VI sin phi से। हेलो, गुड इवनिंग, क्लास ले रहा हूं मैं। हाँ, sin phi sin 60 1500 साइन, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, कहां आंसर गलत आ रहा है संयम? रिएक्टिव पावर निकालो ना, ओवरऑल लीडिंग रिएक्टिव पावर ज्यादा आ रहा है। लीडिंग रिएक्टिव पावर 8.36 कैसे ला रहे हो? व्हाट, अच्छा इसका निकाल रहे हो क्या? अच्छा इसका निकाल रहे हो। देखो उससे भी करोगे ना तो रिएक्टिव पावर, जो पिछले वाले क्वेश्चन में रिएक्टिव पावर निकालो ना VI sin phi से, तो 1500 साइन 30 करो। ठीक है, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 करोगे तो आपको 750 मिल रहा है, 750 लीडिंग। ठीक है, और उसके बाद थर्ड हार्मोनिक्स का अगर देखते हो तो 250 साइन 60 होता है, तो ये 216 आ रहा है, तो ओवरऑल तो लीडिंग ही बिहेवियर है ना, कहाँ डिफरेंट आ रहा है? सही, हम एक बार चेक करना। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। यूजुअली हम लोग फंडामेंटल से ही लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल जो कह रहा है उसी से लीडिंग लैगिंग करते हैं, लेकिन मैं एक बार सोचा था इस पर कि अगर मान लो थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट कर गया तो उस केस में हम कैसे लेंगे? अगर थर्ड हार्मोनिक लैगिंग है तो लैगिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल निकाल के पावर ट्रायंगल से टोटल देख लो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। हालांकि ऐसा इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि फंडामेंटल कंपोनेंट का आप देख लो। ठीक है, इसका आंसर कितना ला रहे हो इस क्वेश्चन का?
वाह वाह। चलो दीपक समझ गए ना, ठीक है, ओके, चलो बहुत सही बहुत सही, एक ही बार में ला दिए। हाँ 8.36 के आसपास आएगा, जिसका भी आ रहा है सही है, एक ही बार में ला दिए, इसमें गलती नहीं की है। ये cos 4t में 1 मैक्सिमम वैल्यू लेके बना देते हैं फट से। चलो ठीक है, गुड, बहुत सही। तो ये बेसिक चीज था, लेकिन ये अगर आप सही कर गए हो तो आप अपने मिस्टेक से सीखे हो, जो मिस्टेक किए थे ना पिछले बार, वो मिस्टेक इसमें आपका रेक्टिफाई हो गया, इसमें आप सीखे हो। बार बार गलती नहीं करेंगे, हम चाहते हैं बार बार गलती करो, हम चाहते हैं, लेकिन गलती सेम गलती मत करो, सेम चीज रिपीट मत करो। गलती होना चाहिए, जितना आप मिस्टेक सोचो, आपके पास नोट्स है लास्ट समझो तो 3 to 4 मंथ्स में आपने जो नोट्स बनाया, उसमें आपके नोट्स में लगभग 25 से 30 हर एक सब्जेक्ट में मिस्टेक्स है। तो वो मिस्टेक तो एग्जाम में रिपीट नहीं होगा ना, कोई और हो सकता है नया, उसकी चांसेस बहुत कम है, इसलिए मिस्टेक अभी करना जरूरी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिस्टेक रिपीट मत करना। हाँ 8.36 इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, लेकिन बस मैं यही चेक कर रहा था कि यहां आप लोग कहीं आरएमएस और एवरेज लेने में दिक्कत ना कर दो, ठीक है, वो हमारा मेन कंसर्न था। निकालना क्या था, द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे लगा देते हैं सुपर पोजिशन, हमको दिख गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो सुपर पोजिशन लगा दो, झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले हम सीधे लेंगे 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अगर हम लिए मतलब डीसी है, तो हम डीसी से रिप्रेजेंट कर दिए 5 वोल्ट, ओके। इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट एट ए स्टेडी स्टेट, यही चेक करना था, ट्रांजिएंट अच्छे से पढ़े ही हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये आपका 6 है, ये 3 है, तो सीधे 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, 5 का स्क्वायर बाई 3 आपको मिल जाएगा 25/3 वाट। कुछ गलत करूंगा तो बता देना, ठीक है। तो 25/3 वाट आपको मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ 5/3, ठीक है। लेकिन पावर में क्यों निकाल रहे, पावर में ना निकाल के हम करंट निकालते हैं ना, क्योंकि ओवरऑल हमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो IT इज इक्वल टू आपको जो मिला वो 5/3 मिला एम्पियर। पावर आप निकालोगे तो उसको ऐड कैसे करोगे वो भी देखना होगा, है ना, पावर ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होता है इस केस में, स्पेशली डीसीएसी में। तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय 3 ओम रेजिस्टर, अब मान लो आप cos 4t लेते हो, तो जब cos 4t लेंगे तो यहां पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि हम मैक्सिमम वैल्यू में नहीं लेना चाहते, हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप आरएमएस में फेजर लेकर फिर सॉल्व करो, यहां का आपको आईटी निकालना है, ठीक है। मैं कंफर्टेबल रहता हूं 1 एट एन एंगल ऑफ 0 करने में, फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो उसमें भी जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम में आएगा, मैं कंफर्टेबल, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आरएमएस लेके कर लो, कोई इशू नहीं है। तो यहां देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑब्वियसली एल की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी, तो जे ओमेगा एल करिए, आपको J4 ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आप क्या लगा सकते हो, ऑब्वियसली इसमें आप नोडल लगा लो, सबसे आसान है, यहां पे नोडल लगा लो, इसको आप कर दो 1 एट एन एंगल ऑफ 0 वेयर 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैं लिख ही देता हूं ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो, मैं जब भी बनाता हूं वहां लिख ही देता हूं मैक्सिमम है, रेस्पॉन्स भी हमारा मैक्सिमम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहां पे करूंगा v माइनस 1 एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन J4 प्लस v बाई, ये पूरा इक्विवेलेंट ले लो ना, 18/9 v/2 खत्म, v/6 लिखो प्लस v/3 लिखो, v कॉमन लो, 1/6 प्लस 1/3 का वैल्यू 2 आएगा, है ना सही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, 6 + 9, हाँ 9/18 ठीक है। अब यहां पे देखिए v को कॉमन लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 1/J4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0/4 एट एन एंगल ऑफ 90, बिल्कुल सही। तो यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे, v इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, v इज इक्वल टू जो आएगा 1/√5 एट एन एंगल ऑफ -63.43। अगेन बोल रहा हूं एंगल में खेलने की जरूरत है नहीं, अपने को एंगल से मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि हमको करंट निकालना है और करंट का भी मैक्सिमम, अब ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, तो करंट IT विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3√5, ठीक है। तो 1/3√5 हो जाएगा 0.149 cos 40 माइनस 63.43, यहां एंगल 63.43 है, तो
यहाँ पे 1/5 3√5 आएगा, 3√5 का इतना वैल्यू आ गया। तो ये हमारा एक करंट इक्वेशन आएगा, ये एक करंट इक्वेशन आ गया। तो आई आर एम एस नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल आर एम एस का स्क्वायर। इसका आ जाएगा आपको 25/9, क्योंकि एवरेज वैल्यू ही आपका डीसी वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, प्लस इसमें अगर करोगे तो आपको 0.149/√2 का स्क्वायर, मैक्सिमम बाई √2, हम मैक्सिमम वैल्यू से निकाले ना सारा चीज, तो मैक्सिमम बाई √2 का स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो करंट मिलेगा 1.67। और जैसे ही आपको आईआरएमएस मिला, पावर आपको मालूम है, पावर इज इक्वल टू टोटल आरएमएस करंट जो मिल रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई 3। जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा 8.36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसा आप इसी को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाने के लिए एक और सी दे देता, एक और सी दे देता यहाँ पे। ठीक है, अब फिर मैं आपको ये लेके 2 घंटा रटाऊं, फिर इधर से एक और जोड़ देता, तो वो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि गेट एग्जाम में हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो 3 मिनट में सोल्व कर पाओ। कभी भी वो आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करता है, वो चेक करता है आपका कॉन्सेप्ट, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जो आईआईटी के प्रोफेसर है ना, वो देखना कभी भी जब पढ़ाते भी है ना, तो ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह में ध्यान नहीं देते। उनको मालूम है ये इसके लिए हम कंप्यूटर रखे हुए हैं, हमारे पास मैटलैब है, हमारे पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, हमारे पास साइंटिफिक कैल्सी है। ह्यूमन ब्रेन को मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बनाया गया है। अब एट प्रेजेंट अभी देखो तो बहुत सारे हमारे पास है, टूल्स है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका हमेशा चेक करेगा कि आप कॉन्सेप्ट में कहीं तो दिक्कत नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन गेट एग्जाम में साइंटिफिक कैल्सी नहीं देता है, तो उस पॉइंट को देखते हुए हमेशा आपका जो कैलकुलेशन आएगा बहुत आसान आएगा। ऐसा आएगा कि ज्यादातर आपको कैल्सी यूज ही ना हो। पिछले 3 साल का ट्रेंड यही है। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर करते हैं। एनी डाउट? इंडिविजुअल पावर निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं। करके देखो तो, हाँ ये मैं भूल गया कराना, करके देखो तो, मैं किया नहीं हूं इसको। इंडिविजुअल पावर अगर निकालते हो तो 5/25/3, ये 25/9 आया। ठीक है, और इसका आप इंडिविजुअल पावर निकालोगे तो कितना आएगा देखो एक बार, इसको भी चेक कर ही लेते हैं ना। इंडिविजुअल पावर अगर निकालते हो, यस सर आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, देख लेता हूं। 25/9 मल्टीप्लाइड बाई 3, डीसी की वजह से आपको आ रहा है 8.33 वाट। डीसी की वजह से आपको आ रहा है 8.33 वाट। अच्छा हाँ कर सकते हैं ना यार, अंडर रूट ही है ना, तो स्क्वायर करो ना, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट गया। अब इसी में तो मल्टीप्लाइड बाई आर करते हो, आई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये आपका आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर, ये आर एम एस मल्टीप्लाइड, ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ ठीक है कर लो, कोई इशू नहीं है। फ्रीक्वेंसी जब सेम आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें कैसे खेल सकता था आपके साथ, और भी एक फ्रीक्वेंसी दे सकता था ना, और भी एक फ्रीक्वेंसी दे सकता था। वो हो सकता था 4T में ही हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट 4T में ही हो, तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लेना इसका। ठीक है, फिर करना। सर नहीं होगा, होगा ना, देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। कल हम लोग मॉर्निंग में 3 फेज स्टार्ट करेंगे। 3 फेज में 2 प्रॉब्लम मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 2 प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन उसी में मैं बहुत चीज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। 3 फेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक। 3 फेज का अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मॉर्निंग में हमें बताना सर बेसिक क्लियर कर दो, तो मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो जैसा आप बोलोगे उसी हिसाब से कर देंगे। और इसी वाले 3 फेज को इग्नोर ना करें, ईएस में अच्छे से पूछता है। ठीक है ना, ईएस में अच्छे से पूछता है। तो 3 फेज आप मैग्नेटिकली कपल सर्किट को इग्नोर कर सकते हो, मैग्नेटिकली कपल सर्किट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 3 फेज को इग्नोर मत करना। 3 फेज पूरा सिस्टम है, डबल ही तो खैर इग्नोर ही नहीं कर सकते, लेकिन ईसी और आईएन, आईएन तो अब मत करना, मशीन दे दिया तुम लोग को। ठीक है, तो आईएन तो बिल्कुल मत करना।
इसी में भी ईएस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं थ्री फेज से, तो थ्री फेज आप इग्नोर मत करो। मैग्नेटिकली कपल सर्किट मान लो आपको थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ नहीं भी बन रहा है ना, चलेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन हार्डली ही पूछते हैं, हार्डली ही। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट को हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके फिर हम सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, वो सब चीज पता होना चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल में एल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो सब। एसी ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक क्वेश्चन मैं ले चुका हूं जो आपको होमवर्क में दिया था, और वो सब लोग निकाल लिए थे आंसर, ठीक है। पावर नॉन लीनियर है तो डायरेक्ट ऐड कैसे होगा, करके देखो ना। यहां ऑर्थोगोनल भी तो है। अंडर रूट ऑफ I1 RMS का स्क्वायर, I2 RMS का स्क्वायर, I3 RMS का स्क्वायर, यही कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। अब आप एक केस लेते हो जिसमें मैं बोला कि IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कर दो, आपका आंसर करेक्ट है। फिर आपने बोला नहीं सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम इंडिविजुअल करना चाहते हैं। तो यहां पे आप इंडिविजुअल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, I1 RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस I2 RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस I3 RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ऐसा कुछ आप करना चाह रहे हो। कुछ लोग ऐसा किए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर हम ऐसे करेंगे। तो इसका वैल्यू यहां पुट करो ना, इसका वैल्यू यहां पुट करो, अंडर रूट तो हट जाएगा, तो क्या आ गया, I1 RMS स्क्वायर, I2 RMS का स्क्वायर, I3 RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। इसमें और इसमें क्या अंतर है जरा बताओगे, बता दो हमें अंतर। हाँ ठीक है, थ्री फेज का बेसिक कल हम एक्सप्लेन कर देंगे, नो इशू। अंतर बताओ जरा। लोकस फेजर डायग्राम नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, जरूरत नहीं है। 5 साल 6 साल में एक बार, जरूरत नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान दो। लास्ट 3 to 4 मंथ में उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डे 1 से अगर पढ़ते होते तो फिर फुल कोर्स में अच्छे से डिस्कस किए हैं पंकज सर लोकस डायग्राम को, वहां से पढ़ सकते हो। क्या अंतर है बताओ ना, जो लोग बोल रहे हैं पावर नहीं आएगा। तो कुछ चीजें खुद किया करो, ठीक है। जब खुद हो रहा है तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। रटा रटाया थ्योरम सब है ना, रटा रटाया स्टेटमेंट को आप रटे रहते हो, लेकिन कंडीशन भी देखो ना, कंडीशन अगर अलग अलग है, ऑर्थोगोनल है, तो वहां पे अप्लाई हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं। यहाँ हार्मोनिक्स का केस है, डिफरेंट केस है, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। ये कौन सा था, 18। एक और लास्ट क्वेश्चन, उसका थ्री फेज सर्किट आ जाएगा। तो 24 क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पहली बार में आंसर दे देगा हम समझ जाएंगे कि हाँ उसका सब चीज क्लियर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द वोल्टेज एक्सप्रेशन, द वोल्टेज एक्सप्रेशन, द वोल्टेज एक्सप्रेशन across resistive element of R is equal to 5 ohm is given as, अलार्म बजना शुरू हो गया, स्टॉप कीजिए। is given as V naught of t is equal to 10 sin 100t plus 30 plus 5 cos 100t plus 30 plus 30 sin 300t plus 60। The power loss across, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन करो, इज, निकालिए आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद स्टॉप कर देंगे, 6 बज गया है, ठीक है ना।
1 घंटा 2 मिनट का ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगली और आधा घंटा जाएगा। ये हो गया आपका 51 मिनट का, ये हो गया 1 घंटा 2 घंटे का सेशन हो गया, ठीक है। आंसर निकालिए। एक सौ दो दशमलव पांच, ठीक है। और किसी का? और किसी का? 102.5 आंसर आ रहा है, उसके अलावा और किसी का? 112, नाइस। निलय, दीपक 112, 102, 112। एक सौ बारह केम सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का। यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन बनाने का मकसद ही हट गया यार, वेरी बैड। एक सौ बारह कैसे ला रहे हो, जरा बताओगे? 112 कैसे ला रहे हो? एक सौ बारह वाले बताओ ना जरा, कैसे ला रहे हो? मुस्कान बोले हाँ सर दोनों से सेम आ रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो पाया, एनीवे चलो ठीक है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, हमेशा आप चेक करो फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं बोला था आपको, फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो तो उसका पहले आप रिजल्टेंट निकालना। यहां नहीं भी निकाल रहे हो तो आंसर उतना ही आ रहा है, 102 दशमलव जो भी आ रहा है वो उसका आंसर है करेक्ट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। दोनों से सेम आ गया है
क्वेश्चन बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि दोनों से डिफरेंट आना, तो मैं चेक नहीं किया था दोनों से डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज मैं रिप्लेस कर देता किसी और चीज से। ठीक है, तो यहाँ देखो टेन साइन 100 पाई टी प्लस 30, 5 कॉस 100 पाई टी प्लस 30 है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी आप डिफरेंट देखो ना, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी जब भी सेम देखो तो सबसे पहले आप रिजल्टेंट फाइंड करो। ठीक है, हमेशा हमेशा। यहां पे तो चलो ठीक है आंसर आ गया आपका, लेकिन हर जगह नहीं आएगा। तो जब भी आपका सेम फ्रीक्वेंसी मिले, जब भी आपका सेम फ्रीक्वेंसी मिले, तो यहां पे आप क्या करोगे, ऑलवेज फाइंड द रिजल्टेंट फर्स्ट। ठीक है, रिजल्टेंट पहले आप निकाल लो, रिजल्टेंट मेन है, रिजल्टेंट पहले फाइंड कर लो, और उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ करके फिर अंडर रूट से आरएमएस वैल्यू पूरा निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे कराना चाह रहे थे, बट क्या हुआ, क्वेश्चन जो है उसमें आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल के इंडिविजुअल आरएमएस का भी ले रहे हो, तो आंसर उतना ही आ रहा, अभी मैं चेक किया। तो वो चीज इस स्पेशल केस में आ गया, जरूरी नहीं है कि हमेशा आए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आपका सेम फ्रीक्वेंसी हो तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालिए, और रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर आप ऐड करो। तो ओवरऑल आपको जो इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे, तो देखो यहाँ 10 साइन 100 टी प्लस 30 और 5 कॉस 100 टी प्लस 30 है, तो इसको आप अगर साइन को रेफरेंस मानते हो तो 10 एट एन एंगल ऑफ प्लस 30 प्लस इस कॉस को आपको साइन में ले जाना होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, तो 5 इसमें 90 और ऐड कर दीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा 5 120। ठीक है, तो दोनों को आपको साइन में पहले लाके इसका फेजर लिखकर उसके बाद आप V01 निकाल लो, V01 जो भी आए, तो V01 जो यहां आ रहा है वो आ रहा है 11.18 एट एन एंगल ऑफ 56.56। तो पहले आप लिख सकते हैं V01t इज इक्वल टू 11.18 साइन 100t प्लस 56.56, और इसको दोनों को ऐड कीजिए, तो फाइनली आपका जो V0t का इक्वेशन आएगा वो ऐसा आएगा 11.18 साइन 100t प्लस 56.56 प्लस 30 साइन 300t प्लस 60। अब देखो यहां फ्रीक्वेंसी 100 है, यहां फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड है, तो अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो अब हम V0 RMS बिल्कुल निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ इंडिविजुअल RMS 11.18 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 30 बाई रूट 2 का स्क्वायर, और इससे जो वैल्यू आएगा वो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा जो कि 22.63 आएगा, 22.638 वोल्ट आएगा। ठीक है, 638। अब उसके बाद पावर निकालने के लिए V0 स्क्वायर बाई आर करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 102.5। तो 112 कैसे ला रहे थे जरा बताओगे, 112 भी कुछ लोग ला रहे थे, वो कैसे आ रहा था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं बताया हूं, तो मैं वही तो रूट को ही तो रिपीट करा रहा हूं, कुछ नया करा रहा हूं क्या? जो आपका बेसिक में पहला 2 घंटा पढ़ाया उसी को तो मैं रिपीट करा के क्वेश्चन में आपको कैसे यूज करना है उस कॉन्सेप्ट को, वो मैं सिखा रहा हूं। तो यहां देखो, यहां फ्रीक्वेंसी सेम भी है, अगर वो याद नहीं है तो आप अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करो, जो आपको आरएमएस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। इस क्वेश्चन में स्पेशली इतना मिल रहा है, तो चलो भाई एकदम अनदेखा में गलती भी कर दिए तो आंसर सही आ गया, तो वो हो गया कि तुक्का लग गया। लेकिन जब क्वेश्चन क्रिएट होगा तो उस जगह पे कुछ ऐसा दे देगा यहां पे कि ये दोनों वैलिड नहीं हो गए, आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ ठीक है विशाल, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो साइन कॉस या जो भी हो, मतलब अगर एंगल भी चेंज कर देते, कुछ ऐसा करते तो नहीं आता। साइन और कॉस क्या होता है, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होता है ना, इसके वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर साइन में ही होता, ये दोनों कॉस में होता, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दोनों से आंसर आता, आपको रिजल्टेंट निकालना ही होता। ठीक है, तो यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बोला कि ये GOC 22 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला आप ध्यान रखना इस चीज का कि सेम फ्रीक्वेंसी रहे तो पहले रिजल्टेंट फाइंड करना अपने को। फेजर नहीं लिया, दैट इज V01 नहीं लिया, डायरेक्ट 10 + 5 कर दिया, लो फेजर खा गए विद्या भारती, फेजर नहीं खाना अपने को। ठीक है, हाँ ठीक है। सेम सर प्लीज ये बताइए कि जब पावर का सुपरपोजिशन होता है कब होता है कब नहीं होता है? देखो संयम, ये बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको क्या करो ना, इस पे ज्यादा हम लोग से सवाल मत करो, खुद ट्राई करो। ठीक है, खुद ट्राई करो, मैं बता रहा हूं ना,
खुद ट्राई करो, खुद ही समझ में आ जाएगा कब होता है कब नहीं होता है। उसका आंसर एक लाइन में यही होगा कि एसी में ऑर्थोगोनल में हो जाएगा, बाकी जगह नहीं होता। जब आप सीरीज डीसी सर्किट पढ़ते हो तो वहां अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करते हो, याद होगा। कोई भी एक डीसी सर्किट ले लो, मेरे तरफ से कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। एक 1 ओम का रेजिस्टर ले लो, एक 1 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। ऐसा कुछ सुपरपोजिशन आपको देखना है ना, सुपरपोजिशन देखना है ना कि सुपरपोजिशन में कब ऐड होगा कब नहीं होगा। चलो इस पे मैं क्वेश्चन एक बना दूंगा अच्छा सा, अभी बन नहीं रहा है। सुपरपोजिशन के लिए 2 वोल्टेज सोर्स चाहिए ना, तब तो P1 P2 करेंगे। हाँ ठीक है। शॉर्ट में भी नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इधर से तो नहीं हो सकता। अगर मैं इधर कुछ कर दूं तो पॉसिबल है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट कर पाओ इस चीज को, ठीक है। पहले सुपरपोजिशन 10 एम्पियर को लेके पहले P1 निकाल लो, फिर 10 वोल्ट को लेके फिर P2 निकाल लो। P1 P2 किसके अक्रॉस? 1 ओम के अक्रॉस, ठीक है। और देखो P1 प्लस P2 करके, ठीक है, P1 प्लस P2 करके, ये एक चीज देख लो। दूसरा, सुपरपोजिशन से ना जाकर आप क्या करो, डायरेक्ट नोडल ले लो। अच्छा क्वेश्चन अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन बन जाएगा, एक दिन का टाइम दोगे ना तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप ये दोनों सोर्स को रहने दो और नोडल से यहां पे सीधे पावर निकाल लो, और यहां P1 प्लस P2 करके निकालो, यहां पावर निकालो, चेक करो, ठीक है। चेक करो और उसके बाद देखो खुद कंक्लूड कर पाओगे। एक बार P1 प्लस P2 करना और एक बार अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करना, और देखना दोनों में आंसर क्यों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये डीसी के बारे में बता दिया कि डीसी में इस तरह से। दूसरा, एसी की अगर हम बात करें तो एसी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल मतलब कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आपका पावर डायरेक्ट ऐड हो रहा है। क्योंकि ऑर्थोगोनल होगा तभी तो हम अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर ऐसा करते हैं, और यही का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कर रहे हैं एक बार, और दूसरा बार में हम कर रहे हैं I1 स्क्वायर इंटू आर प्लस I2 स्क्वायर इंटू आर प्लस I3 स्क्वायर इंटू आर। तो यहां ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों इक्वेशन बराबर हो रहा है। लेकिन डीसी सर्किट में देखो, डीसी सर्किट में ये 10 एम्पियर और 10 वोल्ट ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं है। या इवन एसी सर्किट में भी अगर उस तरह से करो तो, है ना। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, एक बार ट्राई करोगे ना दोनों बनाकर तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पावर आपका कब डायरेक्ट ऐड होता है या अंडर रूट करके ऐड होता है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हम लोग भी कुछ क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ में आता है कि अरे यार यहाँ नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, तब समझ में आता है अच्छा यहाँ पे पावर जो है वो नॉन लीनियर बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि सुपर पोजिशन में हम लोग करंट ऐड करते हैं और करंट डायरेक्टली ऐड होता है, लेकिन पावर आपका करंट के हिसाब से I स्क्वायर आर आ जाता है। समझ रहे हो? देखो इसका रीजन क्या है, ये डीसी सर्किट में ये P1 प्लस P2 इज नॉट इक्वल टू P आएगा, देख लेना एक बार, आ रहा है तो फिर बताना। यहां पे जब हम सुपर पोजिशन लगाते हैं तो हम करंट कैसे करते हैं, I1 प्लस I2 और इसका स्क्वायर इंटू आर करते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर प्लस I2 स्क्वायर इंटू आर। मतलब I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू आर इज नॉट इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर प्लस I2 स्क्वायर इंटू आर। तो इंडिविजुअल पावर का एडिशन ये हो गया, और ये सुपर पोजिशन से हम लोग निकालते हैं I1 प्लस I2 का स्क्वायर, टोटल पावर ये। तो ये वाला पावर इसके बराबर नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, चेक करना, ठीक है, चेक करना, बताना हमें, एक्सपेरिमेंटल है, ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चीजों को बेसिक से जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो बेसिक से खुद ही डेरिवेशन करके निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। हाँ, अब एसी सर्किट होता तो हमें पता है एसी सर्किट में अंडर रूट हो जाता है। क्यों? हमेशा नहीं। अब मान लो I1 होता, I1 इज इक्वल टू 5 एट एन एंगल ऑफ 0 होता, और I2 जो आ जाता वो 10 एट एन एंगल ऑफ 90 होता। तो इस दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो यहां तो एसी सर्किट में पॉसिबल है, लेकिन अगर I1 5 एट एन एंगल ऑफ 0 होता और I2 10 एट एन एंगल ऑफ 30 होता, तो क्या ये होता? क्या पॉसिबल था? नहीं होता। ये अंडर रूट नहीं लेते ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर इसका रिजल्टेंट निकाल के फिर करते। तो कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, उसका आप अच्छा नोट्स एक बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट केस लेके, कि I1 अगर ऑर्थोगोनल, I1 I2 अगर ऑर्थोगोनल आ रहा है, दैट मींस कि वो पॉसिबल है कि आपका P1 पावर जो होगा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं है तो उस केस में पावर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुझे अभी तक कंक्लूजन दिख रहा है ओवरऑल, लेकिन एक बार आप और भी डिटेल में जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है कुछ डिफरेंट कंक्लूजन है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप। सर सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स दिए तो नहीं आएगा, a प्लस ए कॉस टी प्लस ए साइन टी टाइप सोर्स में नहीं आएगा। a प्लस, वही कह रहा हूं ना, मेरा पॉइंट वही है। ठीक है, मेरा पॉइंट वही है शुभम, मैं वही बता रहा हूं। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, उसके लिए टीचर की जरूरत नहीं है, लेकिन करना होगा, बैठ के कीजिए। ठीक है, तो कंक्लूजन निकल जाएगा। ऑर्थोगोनल में आएगा, रेस्ट में नहीं आएगा। ऑर्थोगोनल में आएगा, जो हम लोग देख रहे हैं कि पावर ऐड हो गया, रेस्ट में नहीं आएगा। कोई डीसी है और उसके साथ एसी है, बिल्कुल आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। लेकिन एसी है और एसी है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एंगल 90 नहीं है, तो फिर नहीं आएगा, जहां तक हमें लग रहा है। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो चलो इसको अब क्लोज करते हैं। कल हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे ही रखते हैं, अगर नेटवर्क सही रहा तो 7 बजे स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो कल हम लोग ये 3 फेज सर्किट पढ़ेंगे पहले चीज, और 3 फेज सर्किट पढ़ने के बाद उसके बाद उसका 1-2 क्वेश्चन मैं लिया हूं, जो एक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का है और एक डेल्टा कनेक्शन पे है, वो दोनों हम लोग देखेंगे। फिर मैग्नेटिकली कपल सर्किट और 2-3 क्वेश्चन है। आई थिंक हो गया है 22, तो 25, 26, 27, 28 जो भी हो, 29, 30 में आपको होमवर्क दे दूंगा, तो खत्म हो जाएगा कल। उतना ही पे फोकस करो, अगर जीओसी की बात करो या फिर आप जियो ऑप्टिमस की बात करो तो उतना काफी है। पूरा डिटेल में देखो तो 3 फेज सर्किट यार, मतलब लगभग हमको लगता है 20 घंटा चला जाएगा, तो उतना नहीं करा सकते ना, समझ रहे हो, वो फुल कोर्स का पार्ट है। तो जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहो, और हौसला मत खोना, छोटी छोटी चीजें पे ध्यान दो। और मिस्टेक तो हमेशा नोट्स में देखो, जो मिस्टेक आप राउंड करके रखे हो वो हमेशा मिस्टेक देखो, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, सो दैट कि वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। मिस्टेक बार बार करो, लेकिन रिपीट नहीं करना। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।